एक्चुअली तो आज हम जो चैप्टर पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी, इसका फाइनल टॉपिक दैट इज बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स एंड इस टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम किस तरीके से अलग अलग डिजीज का डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, क्या इसमें किस तरीके से हम अलग अलग डिजीज का डायग्नोसिस कर सकते हैं थ्रू बायो टेक्नोलॉजी। इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस मतलब एक तो इसमें क्या है, हम मॉलिक्यूल्स डिजीज होने के पहले भी, डिजीज अभी मेन ह्यूमन की बॉडी में शो होना स्टार्ट नहीं हुई, उसके पहले हम बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ये डिजीज होगी, है ना। अब देखिए स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को कैसे। पहले हम कन्वेंशनल मेथड्स देखेंगे। देखो ग्राम स्टेनिंग हम सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था कि कल्चर के ऊपर स्ट्रेन डालते हैं, फिर काउंटर स्ट्रेनिंग करते हैं, फिर सैफ्रनिन डालते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहते हैं वो पर्पल रहते हैं और जो ग्राम नेगेटिव रहते हैं वो अल्टीमेटली पिंक रहते हैं। ये पूरा डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा ग्राम स्टेनिंग का। ठीक है, इसके बाद डाउन सिंड्रोम भी हो गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी जो है हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी है। देखिए अब ऐसी बहुत सारी डिजीजेस पैंडेमिक हमने अपने ह्यूमन से अपनी लाइफ उसमें देखी है। जैसे 14th सेंचुरी में ब्लैक डेथ जिसको कहते हैं, ब्लैक डेथ बहुत कॉमन थी। 11th सेंचुरी में लेप्रोसी फैली हुई थी पैंडेमिक। 14th सेंचुरी में ब्लैक डेथ, 20th सेंचुरी में स्पेनिश फ्लू और अभी हमारे सामने 21st सेंचुरी में हमने कोविड-19 देखी। तो हिस्ट्री में दिखाया गया है कि कैसे लोग अलग अलग डिजीज से, पैंडेमिक से सफर कर चुके हैं। ठीक है, द डिजीज आर कॉज्ड बाय माइक्रोब्स एंड पैथोजन। ये बीमारियां किसी न किसी माइक्रोब या पैथोजन की वजह से हो रही हैं, होती हैं। एंटीबॉडीज आर दी डिजीज कॉजिंग एजेंट, यहीं पर क्लियर हो जाना चाहिए। डिजीज कॉजिंग एजेंट क्या होते हैं और उनको फाइट करने के लिए कौन हमारे बॉडी में बनता है, एंटीबॉडी, और ये अल्टीमेटली एंटीजेंस को किल कर देती है। तो हम आते हैं कन्वेंशनल टेस्ट में। अभी आपने देखा होगा कभी हमें से किसी को मलेरिया होता है, डेंगू होता है, या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, या फीवर आता है, कोई भी चीज होती है तो हम बुक कर लेते हैं अपने लिए टेस्ट, क्या ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, कोई भी टेस्ट। ये सब होते हैं कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस। अब इनको कन्वेंशनल मेथड क्यों कह रहे हैं, देखिए सबसे वेरियस सैंपल्स जब हम बीमार पड़ते हैं, या तो यूरिन सैंपल या ब्लड या सीरम सैंपल कलेक्ट करके इनका डायग्नोसिस होता है। क्या पता करने के लिए कि भाई उस सैंपल में क्या माइक्रोब्स हैं, क्या पैथोजन है ना। चलिए हेडिंग डालिए कन्वेंशनल मेथड्स। डायग्नोसिस में सबसे पहले लिखिए कन्वेंशनल मेथड्स। इसमें आप लोग लिख लो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सीरम टेस्ट एटसेट्रा। लिख लिया। सेकेंड पॉइंट लिखो, दी सैंपल आर टेस्टेड टू डिटेक्ट, दी सैंपल्स आर टेस्टेड टू डिटेक्ट एंटीजेंस, दी सैंपल्स आर टेस्टेड टू डिटेक्ट एंटीजन। ये सैंपल्स ले जाते हैं और इसमें क्या पता करते हैं लैबोरेटरी लैब्स वाले कि क्या एंटीजन इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, और ये किसके थ्रू होता है, लेबोरेटरी मेथड्स, लेबोरेटरी मेथड्स। अब इसमें क्या होता है, सैंपल जो कलेक्ट करते हैं उसको फिर न्यूट्रिशनल मीडिया पे ग्रो करते हैं और 2-3 दिन बाद देखते हैं कि क्या माइक्रोब ग्रो हो रहा है, वो इससे वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। पर इस कन्वेंशनल मेथड का ड्रॉबैक क्या है, इसका नुकसान क्या है। अगर ये काफी होता तो हम क्यों ही बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से नए मेथड्स मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करते। तो ड्रॉबैक्स लिखिए इसके, ड्रॉबैक्स। अब कोई भी, हम में से कोई भी जब बीमार पड़ता है हम तभी टेस्ट बुक करते हैं। क्या ऐसे रैंडमली हम कहते हैं लाओ टेस्ट करा लें, नहीं। तो हो सकता है कुछ डिजीज जिससे ह्यूमन सफर कर रहा है पर उसको सिम्टम्स ना है, है ना। तो ऐसे केस में ये मेथड फेलियर है। तो लिखिए
पर्सन मे नॉट शो सिम्टम्स अर्ली, पर्सन मे नॉट शो सिम्टम्स अर्ली, और जब तक सिम्टम्स नहीं आएगा तब तक हम में से कोई भी ये कन्वेंशनल टेस्ट, लेबोरेटरी टेस्ट नहीं करवाते हैं। सेकंड लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट लिखिए, लो पैथोजन लोड, लो पैथोजन लोड, लो पैथोजन लोड, उसके सामने एरो बना के लिखिए लेस डिटेक्शन। क्या इसका मतलब समझ में आप लोगों को? क्या होता है इसका मतलब, बता सकते हैं आप? जैसे कि किसी का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया गया और उसमें पैथोजन का नंबर अभी बहुत कम है, ना के बराबर, तो वो लेबोरेटरी टेस्ट में वो क्या होगा, इसका डिटेक्शन उतना कम होगा, जितना पैथोजन का नंबर कम उतना डिटेक्शन। तो ये डिपेंड करता है किस पे, पैथोजन लोड पे। कन्वेंशनल टेस्ट आर बेस्ड ऑन पैथोजन लोड। थर्ड, ये टाइम कंज्यूमिंग टेस्ट होता है। हाँ, ऐसा तो नहीं हमने अभी सैंपल दिया और बस 1 घंटे बाद रिपोर्ट आ जाएगी, नहीं, दीज आर टाइम कंज्यूमिंग। और हो सकता है जब 1-2 दिन बाद हमारी रिपोर्ट है तब तक हमारी बॉडी का स्टेटस ही बदल जाए, ये पुरानी रिपोर्ट है, तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग। और लास्ट पॉइंट लिखिए, डिजीज में गेट वर्स बिफोर रिजल्ट कम्स, डिजीज में गेट वर्स बिफोर रिजल्ट कम्स। तो हमको ये समझ में आया, ये जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं जैसे ब्लड टेस्ट, सीरम टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक तो ये टाइम लेता है, दूसरा ये टोटली डिपेंड करता है पैथोजन लोड पे कि कितने पैथोजन फिलहाल में उस इंडिविजुअल के बॉडी में। अगर लो पैथोजन लोड रहेगा तो डिटेक्शन कम रहेगा। इसके बाद जब तक रिजल्ट आए तब तक बॉडी का स्टेटस, ये डिजीज और वर्स हो सकती है, ठीक है। और उस केस में तो फेलियर है ही, जब सिम्टम्स ही नहीं मिल रहे हो, सिम्टम्स ही नहीं आ रहे हो, जबकि उस इंडिविजुअल को पर्टिकुलरली कोई डिजीज हो। तो समझ में आपको आता है? चलिए आगे लिखिए, इससे कंक्लूजन ये लिखला, वी नीड मेथड्स दैट आर, वी नीड्स मेथड दैट आर वेरी फास्ट, we need methods that are very fast, more reliable, and does not depends on germ load. ठीक है। And in case of deadly diseases, early diagnosis is crucial. अब किसी को मलेरिया हुआ है, डेंगू हुआ है, फिर भी हमारे पास इसकी प्रॉपर मेडिकेशन है, तो अगर हम डिजीज आने के बाद, सिम्टम्स के बाद ट्रीटमेंट करें तो दीज आर क्यूरेबल। पर किसी को कैंसर है और हम वेट करें जब तक सिम्टम्स नहीं आए तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, तो दीज आर डेडली। कैंसर हो गया, HIV हो गया, इन सब केसेस में हम अर्ली से अर्ली डायग्नोसिस करना चाहते हैं ताकि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हम लाइफ को क्या कर सके, बचा सके, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल, तो इन कन्वेंशनल मेथड्स के अलावा मोर रिलायबल, लेस टाइम कंज्यूमिंग जो टेस्ट हैं वो कौन से हो सकते हैं? एग्जाम्पल पीसीआर, कॉमा ELISA, and auto radiography. फॉर्म याद रख लेना, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, ठीक है। यहाँ तक हो गया? हो गया। अब हम बात करेंगे अबाउट मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस होता क्या है। हेडिंग डालिए, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। Molecular diagnosis it is a method to detect biomolecules. It is a method to detect biomolecules
एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन और डिजीज। अब कोई एक डिजीज है जैसे कि एड्स, तो एड्स कौन कॉज करता है? HIV। तो अब हमें कैसे पता लगाना है? इसमें हम HIV को पता करेंगे, है ना, चाहे वो कम ही अमाउंट में ही क्यों नहीं हो अभी बॉडी में, चाहे अभी सिम्टम्स नहीं भी आए, पर हम ये बायो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की कुछ टेक्निक से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं अर्ली स्टेज में। अब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस दो चीज पे बेस्ड हो सकता है। एक न्यूक्लिक एसिड बेस्ड, मतलब जो पर्टिकुलर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म में पैथोजन है, या तो हम उसका न्यूक्लिक एसिड देखें जैसे कि जैसे DNA एंड RNA, और न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन जो रहता है ये PCR टेक्निक से और ऑटो रेडियोग्राफी की टेक्निक से होता है। और अगर हम उस पर्टिकुलर पैथोजन के प्रोटीन को देखकर अगर काम करें तो ये होता है एलिसा टेस्ट के थ्रू। ठीक है, तो हम एलिसा में प्रोटीन देखते हैं, एंड न्यूक्लिक एसिड जैसे DNA या RNA हम किसमें देखते हैं? ऑटो रेडियोग्राफी एंड molecular diagnosis uses biomolecules like nucleic acid protein sequence that are specific to। ठीक है, बस ये इतना, ये फ्लो चार्ट बनाइए, आगे का मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसे हल्के में नहीं लेना कि एलिसा में हम प्रोटीन देखते हैं एंड न्यूक्लिक एसिड जैसे DNA या RNA हम किसमें देखते हैं? PCR या ऑटो रेडियोग्राफी में। अब PCR हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, अब PCR हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें कौन से 3 स्टेप्स होते हैं? स्केलिंग है तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग बता रही है। डीनेचुरेशन, एनिलेशन एंड इलोंगेशन। तुम लोगों को स्टेप्स नहीं याद है? अभी तो पढ़ा था हम लोगों ने, रिवीजन नहीं हो रहा है क्या इसका? इसका रिवीजन करो, नहीं तो वो 10 बार भी पढ़ोगे तो नहीं याद होगा। ठीक है, तो PCR के 3 स्टेप मैं यहाँ नहीं एक्सप्लेन करूंगी, ऑलरेडी डिटेल क्लास ले चुके हैं हम। पर 3 कौन से स्टेप है देख कर बताओ, कौन से 3 स्टेप है? खुद देखो, आई नहीं तुझे। वो तीनों स्टेप्स में क्या होता है एक बार रीड कर लो जल्दी से। आप खुद से पढ़ लो, मैं पूछूंगी तो बताना, पहले आप लोग खुद से पढ़ लो।
चलो, अब समझ में आया तीनों स्टेप्स। वो स्टेप और उनकी डिटेलिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि कैसे ये पीसीआर हमको कुछ डेडली डिजीजेस का अर्ली डिटेक्शन में हेल्प करती है, जैसे कि कैंसर हो गया, है ना। कैंसर क्यों होता है? जब एक नॉर्मल जीन क्या हो जाती है, म्यूटेट, है ना। जब एक नॉर्मल जीन में क्या आ जाए, म्यूटेशन। देखिए, तो लिखो पहले कैंसर हेडिंग डाल दीजिए, और इसकी हेडिंग रहेगी एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, क्योंकि पीसीआर क्या है ये हमें ऑलरेडी पता है, पर ये कैसे यूज होगा, एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। सबसे पहले लिखिए कैंसर। ठीक है, इसमें लिखिए कार्सिनोजेन या कार्सिनोजेनिक एजेंट। ये क्या होते हैं जो कि क्या करें, म्यूटेशन कॉज करें और अल्टीमेटली कैंसर डेवलप करें। तो कार्सिनोजेंस या कार्सिनोजेनिक एजेंट्स, कार्सिनोजेंस या कार्सिनोजेनिक एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? यूवी रेस, स्मोकिंग, रेडिएशंस, है ना, ये एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो हैं कार्सिनोजेनिक एजेंट की तरह काम कर सकती हैं, मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट हो सकती हैं ये। अब क्या होता है, लिखिए कैंसर is caused by various carcinogens like UV rays, smoking, etc. Normal gene get mutated in presence of carcinogens. अगर बॉडी में का एक्सपोजर या इंटरनल किसी भी तरीके से अगर बॉडी का एक्सपोजर कार्सिनोजेन से होता है, तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जीन जो जाती है नॉर्मल से चेंज होगी, कैसी जाती है, म्यूटेड। ठीक है, और लीडिंग टू कैंसर। अब ऐसा तो नहीं कि आज कार्सिनोजन आया और म्यूटेशन हुआ और आज ही हम कैंसर के सिम्टम डेवलप करने लगे, है ना। धीरे 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 म्यूटेशन होता है, अल्टीमेटली एक लंबे समय के बाद, डिपेंड्स ऑन किस तरीके कार्सिनोजेनिक एजेंट है, उस तरीके से हमको कैंसर डेवलप होता है। तो ये हमको ऑन अर्ली स्टेज में पता चल जाए, इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, पीसीआर। अब क्या होगा, पीसीआर कैन बी यूज टू डायग्नोज कैंसर यूजिंग टारगेटेड म्यूटेंट जीन। पीसीआर जो म्यूटेड जीन है, हम पीसीआर में क्या कर रहे थे, एक तरीके से बताइए, पीसीआर क्या थी, क्या कर रहा था वो, याद है? पीसीआर करता क्या था? अपने नोट्स खोलो और पढ़ के बताओ। पढ़ के भी नहीं समझ में आया क्या करता है पीसीआर? हो गया, क्या करता है पीसीआर? क्या करता था, कॉपीज ऑफ, तुमने बुक से देख के बताया, इट इज फाइन, पर इसका मतलब समझा सकते हो? एक डीएनए से शनाया का मतलब क्या है, या
खुशबू या सृष्टि, किसी को इसका मतलब समझ में आया? स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए को एम्पलीफाई करता है पीसीआर। एम्पलीफाई मतलब मल्टीप्लाई करता है। मतलब क्या इससे कह सकते हैं? मुझे समझ में आया, पर आप इससे क्या समझे कि क्या कर रहा है ये? मतलब बढ़ा रहा है रिएक्शन। मतलब कि जो भी एक पर्टिकुलर चीज है, अगर स्मॉल अमाउंट में पड़ी है, पीसीआर के हेल्प से हम उसको लार्ज अमाउंट में ले सकते हैं। अभी समझ में आया? अगर आपको यार इसको पढ़ो, है ना, हम एक चैप्टर है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो अगर बेसिक्स नहीं क्लियर रहेंगे तो मैं फिर से जाके तो चीजें नहीं पढ़ाऊंगी ना। क्या रिवीजन नहीं कर रहे हो इस चैप्टर का? मैंने आपको बोल चुका है, जब तक आप इस चैप्टर का रिवीजन नहीं करोगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, कितना भी मैं क्लास में पढ़ा दूं। तो पीसीआर की हेल्प से हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे? अर्ली डायग्नोसिस। समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल इन शॉर्ट लेमन लैंग्वेज में बता रही हूँ, अभी इतना सा बीमारी है, उसको हम पीसीआर से बढ़ा करके पता कर लेंगे कि आगे इसके साथ ये होना है। समझ में? अब उसके स्टेप सुनो क्या हो रहा है। देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। The PCR can be used to diagnose cancer by targeting the muted genes. अभी बॉडी में जो भी म्यूटेड जीन है उन्हें पीसीआर टारगेट करेगा और हमें बता सकता है कि इसको कैंसर होगा कि इसको कैंसर नहीं होगा। कैसे? डीएनए फ्रॉम द पेशेंट, पेशेंट में से हम डीएनए लेंगे, पॉसिबली कौन सा, जो कि कैंसर या किसी जेनेटिक और डिसऑर्डर से affected cancer genetic is obtained and analyzed using PCR। मतलब पीसीआर हमने बताया आपको जेनेटिक डिसऑर्डर में भी डायग्नोसिस में हेल्प कर रही थी, वैसे कैंसर में भी हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी? जो पेशेंट की पर्टिकुलरली जो म्यूटेड जीन है, जो नॉर्मल से अलग जीन है, उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके ऊपर पीसीआर करवाएंगे। उसके बाद क्या होगा देखिए, इफ द डीएनए कंसिस्ट ऑफ म्यूटेड जीन, अगर उस डीएनए में म्यूटेड जीन प्रेजेंट है, हमें एक्सट्रैक्ट की, अगर डीएनए में म्यूटेड जीन प्रेजेंट है तो एक इंजीनियर्ड प्राइमर रहेगा। इंजीनियर्ड मतलब बनाया क्या है, प्राइमर मतलब प्राइमर क्या करता है, दोनों एंड्स पे लग जाता है और फिर नया स्ट्रैंड बनाता है ना। तो इंजीनियर्ड प्राइमर मतलब हम एक इस तरीके का प्राइमर बनाएंगे जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हो, किससे? म्यूटेड वाले से। bind to the muted gene and thus the product is amplified confirming the disease। तो इसमें क्या होगा, ऐसा प्राइमर बनाया है जो म्यूटेड जीन के साथ बाइंड हो और फिर आगे बढ़े। तो अगर म्यूटेड जीन होगी तो ही पीसीआर होगा, अगर म्यूटेड जीन नहीं रहेगी तो पीसीआर नहीं होगा। तो पीसीआर की हेल्प से हम कैसे डिजीज डायग्नोज कर रहे हैं? अगर इंडिविजुअल को, देखिए, नो पीसीआर प्रोडक्ट अगर नॉर्मल जीन है एंड म्यूटेड जीन है तो पीसीआर प्रोडक्ट। तो भाई हमारा पूरा का पूरा पीसीआर और ये सब किस पे? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे वर्क करते हैं। मेरे पास एक नॉर्मल स्ट्रैंड है पर मैंने इंजीनियर करके प्राइमर कौन सा बनाया है जो कि म्यूटेड स्ट्रैंड से कॉम्प्लीमेंट हो, मतलब उसके साथ मैच करे और फिर फर्दर प्रोसेस आगे बढ़े। तो मैचिंग ही नहीं हुई, पजल एक दूसरे से अटैच ही नहीं हुई, तो आगे स्टेप ही नहीं बढ़ेगी। तो आपको समझना है पीसीआर का इस तरीके से डायग्नोज कर रहे हैं। अगर म्यूटेड जीन है तो इंजीनियर्ड जो हमारा प्राइमर है वो अटैच होगा और पीसीआर के हेल्प से म्यूटेड जीन प्रोड्यूस होगी। पर अगर, क्योंकि हमने वो प्राइमर बनाया ना अकॉर्डिंग टू डायग्नोसिस डिटेक्शन के लिए, और अगर म्यूटेड जीन नहीं रहेगी तो वो अटैच ही नहीं होगी, कॉम्प्लीमेंट्री ही नहीं होगी, तो आगे फर्दर पीसीआर ही नहीं होगा। ठीक है? तो इसमें आप कैसे समझ रहे हो कि बहुत ही स्मॉल स्टेज पे, अर्ली स्टेज पे, जब अभी म्यूटेशन इस लेवल पे पहुंचा ही नहीं है, उस टाइम भी हम डिटेक्ट कर ले रहे हैं कि इसको आगे चल के कैंसर हो सकता है, या इस पर्टिकुलर बेबी को अभी जो फीटल स्टेज में इसको ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। समझ में आया पीसीआर की हेल्प से? तो इन शॉर्ट पीसीआर में हमको बस ये याद करना है कि जब डिजीज प्रोडक्ट को हम एम्पलीफाई करके पता लगा पाए तो दैट इज पीसीआर की हेल्प से हम इस तरीके से पता लगा रहे हैं। अब इसके लिए हमें बहुत बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए। जर्म लोड पे डिपेंडेंट है, जर्म लोड पे डिपेंडेंट है नहीं भाई, कितना म्यूटेड, अगर ऐसा तो नहीं क्या इतना म्यूटेशन होना चाहिए तभी पीसीआर, है ना, क्योंकि हम तो ऑलरेडी उसको खुद से ही उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। चलिए लिखिए, PCR detect muted gene, PCR detect muted gene पहले पीसीआर क्या कर रहे हैं समझ में आया? अब इसमें हम क्या करते हैं, लिखिए,
DNA from patient affecting with cancer or genetic disorder, ये पूरी लाइन is obtained analyzed using PCR. If the DNA consists of muted gene, तो वह engineered primer के साथ bind कर जाएगा and product will be amplified and this confirms the disease. ये पूरी लाइन ही लिखनी है आपको. तो पीसीआर की हेल्प से अगर बाइंडिंग हो गई, पीसीआर कंप्लीट हो गया तो है डिजीज, और बाइंडिंग नहीं हुई, पीसीआर ही नहीं हुआ, प्रोडक्ट ही नहीं बना, तो क्या है? डिजीज उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को नहीं है, वो इन्फेक्शन फ्री है. तो किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर में और कैंसर में किस तरीके से हम पीसीआर की हेल्प से डिटेक्शन करें, समझ में आया? यूजिंग इंजीनियर्ड प्राइमर, है ना. अब पता करेंगे कि पीसीआर एचआईवी के डिटेक्शन में कैसे हेल्प करता है. पीसीआर इन डिटेक्शन ऑफ एचआईवी, लिख लिया ये पीसीआर इन डिटेक्शन ऑफ एचआईवी. देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये नॉर्मल पेशेंट का डीएनए, अब इसमें ये एचआईवी स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट है. एचआईवी पर ये ऑरेंज प्रेजेंट है, ये ऑरेंज नहीं प्रेजेंट होगा तो यही स्टेप कंप्लीट. अब जब हमने पीसीआर किया फर्स्ट साइकिल में 2 बन गए, सेकंड साइकिल में बन रहा है ना, मल्टीपल साइकिल से बनते चले जा रहे हैं. ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि पेशेंट इज एचआईवी पॉजिटिव, उसको एचआईवी है, तो द सीक्वेंस स्पेसिफिक टू द प्राइमर वुड बी प्रेजेंट इन डीएनए. मतलब जो हमारा प्राइमर है उस पे जो सीक्वेंस है वो पेशेंट के डीएनए पे प्रेजेंट रहेगा. समझ में आया ये चीज? फिर से समझा रही हूँ कि अगर पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव है तो जो हमारा प्राइमर है उस पे जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस कहीं ना कहीं डीएनए पे भी प्रेजेंट रहेगा पेशेंट के, है ना, और फिर वो बाइंड करेंगे और फिर मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी. समझ में आया? अब ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पर आई होप आप लोगों को याद नहीं होगा कि क्यों हो रहा है ये सीक्वेंस स्पेसिफिक क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि ये किस पे बेस्ड रहता है? कॉम्प्लीमेंट्री, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बताया था मैंने. क्या था उसका मतलब? कि मतलब अगर एक स्ट्रैंड है मेरे पास, हाँ बताओ, सेम रहता है. अगर मेरे पास AGCT का स्ट्रैंड है ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री A की जगह T, G की जगह C, तो ये होता है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री. अगर वो प्रोब है या वो प्राइमर है उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा तभी प्रोसेस आगे बढ़ेगा. लाइक लॉक एंड की, अगर वो सेम मैच नहीं होगा तो क्या आगे बढ़ेगा? ये हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ में पढ़ा था, है ना. ये 3 चैप्टर आप बहुत रिवाइज करो इसको. इसमें जो डाउट रहे कुछ रहे उसको मुझसे पूछ लो. आप अपना ग्रुप बना उस पर डाल दो कि मैम ये वाला टॉपिक फिर से समझा दे, पर आप लोगों को डाउट ही नहीं आता है. मतलब आप लोग उसे रिवाइज ही नहीं कर रहे. अरे अच्छी बात है आप रिवाइज करो, डाउट नहीं है, पर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और थ्योरी पे बिल्कुल मत जाइए. थ्योरी इन सेंस मैं नहीं कह रही हूँ आप याद करो ये लाइन पहले है ये लाइन सेकंड, आपके बस दिमाग में क्लियर होना चाहिए. चैप्टर स्पेसिफिक मत बनो कि हाँ उस चैप्टर में ये पढ़ा था, अरे उस चैप्टर का यहाँ भी तो यूज हो रहा है. तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. अब हम 12th में नहीं है कि हमको उस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. हमको सिर्फ एमसीक्यू हंट करना है, वो नॉलेज हमें कहीं से भी मिल सकती है, हमें चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है? हो सकता है आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कोई ऐसा क्वेश्चन आए जो चैप्टर में हो ही नहीं, वो कहाँ से आपने पढ़ा हो? रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, वहां से कोई क्वेश्चन उससे लिंक्ड हो, तो क्या फर्क पड़ता है? ये आउट ऑफ कोर्स नहीं हुआ, ये हुआ कि आपके कॉन्सेप्ट यहाँ नीट में आपके कॉन्सेप्ट देखे जाएंगे. तो अब मैं अगर आपको इस चैप्टर में पूछ रही हूँ पीसीआर क्या है, तो मैं वापस थोड़ी टाइम वेस्ट करूंगी आपको तीनों स्टेप समझाने में. मैं ऑलरेडी वो चैप्टर आपको समझा चुकी हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि मैंने नहीं पढ़ाया, इट इज डन. अब उसका रिविजन आपको करना है. ठीक है?
तो HIV लिखिए, डिटेक्शन ऑफ HIV यूजिंग PCR। अब बताइए HIV एड्स कौन कॉज करता है, और HIV का क्या फॉर्म है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA। ठीक है, तो लिखिए HIV हैज RNA जीनोम, HIV हैज RNA जीनोम। ठीक है, अब याद रहेगा HIV में को क्या जीनोम, DNA है, RNA जीनोम। अब स्टेप्स लिखिए कैसे करेंगे PCR इन HIV डिटेक्शन। स्टेप्स नंबर 1 लिखिए, RNA इज आइसोलेटेड फ्रॉम वायरस, RNA is isolated from virus, RNA is isolated from virus। सेकेंड लिखिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम, ये क्या करेगा, क्या से क्या बनाएगा, RNA से DNA बनाएगा, है ना। ट्रांसक्रिप्टेज क्या बनाते हैं, DNA से RNA, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या बनाएगा, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कन्वर्ट RNA टू cDNA, C शॉर्ट स्मॉल में लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर RNA जीनोम है, तो इसीलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज करके हम RNA से क्या बना रहे हैं, cDNA। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए, PCR एम्पलीफाइज दी cDNA, PCR amplifies the cDNA. This is called RT-PCR, reverse transcriptase PCR, RT-PCR। ठीक है, याद रहेगा HIV में क्या हो रहा है, RT-PCR, तो HIV डिटेक्शन हो रहा है थ्रू RT-PCR। ठीक है, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री DNA बन गया, अब इसको हम एम्पलीफाई करेंगे और फिर डायग्नोज करेंगे। ठीक है, अगर उसमें HIV का डिटेक्शन कर रहे हैं तो HIV अगर पेशेंट के DNA में प्रेजेंट है तो एम्पलीफिकेशन होगा, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो एम्पलीफिकेशन। समझ में आया, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना दे। RT-PCR की हेल्प से हम HIV डिटेक्ट करते हैं यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। हो गए, समझ में आया। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी चलिए, ऑटो रेडियोग्राफी क्या है और इसके हेल्प से हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो पहले ऑटो रेडियोग्राफी के बारे में लिखिए। ऑटो रेडियोग्राफी चेक्स वेदर स्पेसिफिक जीन, ऑटो रेडियोग्राफी चेक्स वेदर द स्पेसिफिक जीन इज प्रेजेंट, ऑटो रेडियोग्राफी चेक्स वेदर द स्पेसिफिक जीन प्रेजेंट और नॉट। PCR की तरह यहाँ कॉपिंग नहीं हो रही है, हमको बस ये चेक करना है कि ये पर्टिकुलर डिजीज है, इसकी जो जीन है ये प्रेजेंट है उस इंडिविजुअल की जेनेटिक मटेरियल में कि नहीं है। ठीक है, इन ऑटो रेडियोग्राफी डिटेक्शन इज डन यूजिंग radioactive probe. In auto radiography detection is done using radioactive probe. ठीक है, अब इसके स्टेप्स लिखते हैं। स्टेप्स लिखिए, स्टेप 1 लिखिए, कट DNA किसके हेल्प से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ब्रैकेट में लिखिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और ये कटिंग जो है एरो बना के सामने लिखो फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA, कटिंग के बाद हमको क्या मिल जाएंगे, फ्रेगमेंट्स ऑफ
फर्स्ट स्टेप समझ में आया? सेकेंड स्टेप लिखिए। सेकेंड स्टेप लिखिए, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। सेपरेशन ऑफ डीएनए अभी किसके थ्रू होता है सेपरेशन? फ्रेगमेंट्स का हम सेपरेशन किसके थ्रू करते हैं? ब्रैकेट में लिखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ब्रैकेट में लिखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये सेपरेशन किस बेसिस पे होता है? On the basis of size. ऑन द बेसिस ऑफ, जो स्मॉलेस्ट रहता है वो कहाँ जाता है? फारदेस्ट। एंड जो लार्जेस्ट रहता है वो कहाँ रहता है? नियरेस्ट। ठीक है, चलिए अब इसमें डीएनए किस तरफ जाते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने टेक्निक पढ़ी थी, उसमें डीएनए फ्रेगमेंट्स कहाँ जाते हैं? क्यों? Because DNA is negatively charged. So it moves towards the positive end. तो लिखिए fragments separate with the help of gel electrophoresis and DNA fragments move towards anode. समझ में आया? अब आपकी ये याद होता आपको तो आपको खुद भी मजा आता ये क्लास अटेंड करने में। स्टेप 3 लिखिए। अब सेपरेशन हो गया, अभी तक ये सब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल पे हो रहा है, एगरोस जेल पे हो रहा है ना। अब लिखिए ट्रांसफर टू मेम्ब्रेन। थर्ड स्टेप है ट्रांसफर टू मेम्ब्रेन। ट्रांसफर टू मेम्ब्रेन। अब इस ट्रांसफरिंग को हम कहते हैं सदर्न ब्लॉट। सदर्न ब्लॉट ब्रैकेट में लिखिए सदर्न ब्लॉट। अब हम जेल से इसको एक मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं। कौन सी मेम्ब्रेन? लिखिए सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट ट्रांसफर टू, separated DNA fragment, it transferred to nylon membrane or nitrocellular membrane, cellulose membrane, either on nylon membrane or to nitrocellulose membrane. ठीक है, and gel is removed. यहाँ तक समझ में आया? तो southern blot अगर पूछा जाए क्या होता है? What is southern blotting? Transferring separated DNA fragments from gel to membrane. ठीक है, और ये हम ट्रांसफर क्यों करा रहे हैं? ट्रांसफर टू मेम्ब्रेन बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्गर एंड इजी टू टेस्ट ऑन। मेम्ब्रेन के ऊपर टेस्टिंग ज्यादा इजी है और मेम्ब्रेन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसीलिए हम ये ट्रांसफरिंग करा रहे हैं। ठीक है, स्टेप 4 लिखिए। स्टेप 4 लिखिए, एडिंग रेडियो एक्टिव प्रोब। एडिंग रेडियो एक्टिव प्रोब। एडिंग रेडियो एक्टिव प्रोब। अब ये क्या है? कोई चीज रेडियो एक्टिव है तो एक्सरे फिल्म पे विजिबल होगी ना। तो लिखिए प्रोब क्या होता है? प्रोब इज अ स्मॉल पीस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। प्रोब इज अ स्मॉल पीस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए। ठीक है, और प्रोब के बारे में लिखिए प्रोब इज मेड कॉम्प्लीमेंट्री टू नॉर्मल जीन सीक्वेंस। Probe is made complementary to normal gene sequence. देखिए a radio labeled probe is engineered to have complementary sequence to healthy person GY. वहां पर डिजीज था म्यूटेड और यहाँ पर क्या हेल्दी पर्सन। कॉन्सेप्ट याद रखना, तो लिखिए प्रोब is complementary to healthy persons या normal healthy person gene sequence। और इस प्रॉप के बारे में लास्ट डिटेलिंग लिखिए क्या होता है प्रॉप? प्रॉप इज रेडियो लेबल्ड। प्रॉप इज रेडियो लेबल्ड, तो ब्रैकेट में लिखिए सो कैन बी डिटेक्टेड। सो कैन बी डिटेक्टेड।
चलिए अब देखिए, उसके बाद अब दो चीजें हो सकती हैं। ये पूरे स्टेप्स हो गए। पहले हमने कट किया डीएनए फ्रेगमेंट, फिर उसको क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट किया, उसके बाद ट्रांसफर किया मेम्ब्रेन पे जिसको सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। इसके बाद रेडियो एक्टिव प्रोब ऐड किया। रेडियो एक्टिव प्रोब के ऊपर कौन से सीक्वेंस रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू हेल्दी इंडिविजुअल, एक हेल्दी इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। अब तो दो रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट लिखिए दो, एक तरफ हेल्दी पर्सन, एक तरफ म्यूटेड या फिर इन्फेक्टेड पर्सन। हो गया। अब ये बताओ, जो हमारा प्रोब है वो किससे मैच करेगा, प्रोब किसके साथ मैच करेगा, हेल्दी पर्सन के साथ। इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा नहीं। तो हेल्दी पर्सन के नीचे लिखिए डीएनए सीक्वेंस इज नॉर्मल। हेल्दी पर्सन में डीएनए सीक्वेंस कैसा रहेगा, नॉर्मल, डीएनए सीक्वेंस इज नॉर्मल। सेकेंड इसमें लिखो प्रोब मैच परफेक्टली। इसमें प्रोब क्या हो जाएगा, परफेक्टली मैच कर जाएगा, प्रोब मैचेस परफेक्टली, प्रोब मैचेस परफेक्टली। थर्ड लिखिए, थर्ड पॉइंट, when exposed to x-ray film, when exposed to x-ray film, एरो बना के लिखिए सिग्नल अपीयर्स। ये देखिए एक हेल्दी पेशेंट पर्सन है, इसमें सिग्नल दिख रहा है, पर एक इन्फेक्टेड पेशेंट में जिसको बीमारी है उसमें सिग्नल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो गया, प्रोब और हेल्दी पर्सन का डीएनए मैच कर गया, पर यहाँ मैच, ठीक है, समझ में आया। तो when exposed to x-ray film signal appears, that is gene present। अब अनहेल्दी इन्फेक्टेड या म्यूटेड पर्सन में लिखो, इन्फेक्टेड पर्सन में क्या होगा, डीएनए सीक्वेंस चेंज, डीएनए सीक्वेंस चेंज, डीएनए सीक्वेंस चेंज, प्रो कैन नॉट बाइंड, प्रो कैन नॉट बाइंड, प्रो कैन नॉट बाइंड, no hybridization, a film that is gene muted, that is gene muted। समझ में आया डिफरेंस। यहाँ पर जो हमारा प्रोब है वो कैसा है, हेल्दी पर्सन से मैच करको, तो अगर मैचिंग हो गई ठीक है। देखो ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये है प्रोब, यहाँ पर प्रोब रेडियो लेबल रहता है ताकि वो एक्स्ट्रा फिल्म में देख सके। हाइब्रिडाइजेशन हो गया मतलब ये पेशेंट कैसा है, और ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, पेशेंट कैसा है, इन्फेक्टेड या म्यूटेड। समझ में आया कॉन्सेप्ट कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो हमारा थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है एलिसा, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेट एस्से। इसको रिवाइज करिए 2 मिनट।
क्लास में क्या हुआ? उन्होंने मुझसे कहा मतलब एक और जन से पूछा तो उसका इतनी सारी स्किल्स है, लैंग्वेज भी अच्छी है, तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाया। तो रिज्यूम में फर्स्ट चीज़ होती है जिसके बेसिस पे सिलेक्शन। आप कैसे करते हैं? मैं कॉल करूँ, फ्री हूँ तो कॉल करूँ? ठीक है, हो गया समझ में। अब लास्ट है हमारा एलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक्स इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट से। अभी तक हम न्यूक्लिक एसिड पे बात कर रहे थे, पीसीआर, और उसमें मैंने कहा था कि डीएनए आरएनए पे बात करते हैं, अब यहाँ प्रोटीन पे बात करें। तो लिखिए, हेडिंग डालिए एलिसा It is an early disease detection test. It is an early disease detection test. Example AIDS या HIV. Example AIDS. ब्रैकेट में लिख दीजिए HIV. इसका प्रिंसिपल लिखो क्या है, ये लिखा हुआ प्रिंसिपल एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। ये किस चीज से बेस्ड रहेगा? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। तो अभी तक हम जो भी टेस्ट पढ़ रहे हैं उसमें आपको ये समझ में आया कि हम डीएनए आरएनए देख रहे थे। अब इसमें आप क्या देखोगे, ये किस चीज पे बेस्ड है? एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पे। इट इज लाइक लॉक एंड की। एंटीजन है तो एंटीबॉडी आएगी, और हर एंटीजन एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के लिए होता है। ऐसा तो नहीं कि हर एंटीबॉडी हर एंटीजन से अटैच हो जा रही है, ठीक है। और ये क्या डिटेक्ट करता है? या तो ये डिटेक्ट करेगा वो बीमारी जो पैथोजन कॉज कर रहा है, मतलब कि या तो ये पैथोजन को डिटेक्ट करेगा, हाँ भाई इस इंसान को ये बीमारी है क्योंकि इसके अंदर ये पैथोजन है, या तो ये डिटेक्ट करेगा उस पैथोजन के अगेंस्ट जो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। दोनों ही हमें पता चल सकता है कि भाई कोई गड़बड़ तो है। अगर एंटीबॉडी मिले चाहे एंटीजन मिले तो क्या पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है, तभी तो एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो ये इस चीज पे प्रेजेंट है। तो लिखिए डिटेक्ट्स इन्फेक्शन या फिर एंटीबॉडीज फॉर दैट इन्फेक्शन। अब इसके बाद ये जो हमारा एलिसा है, एक पर्टिकुलर प्लेट दिख रही है आपको, इसके ऊपर परफॉर्म होता है जिसको कहते हैं माइक्रो टाइटर प्लेट। और इन प्लेट्स के ऊपर इस टाइप के वेल्स रहते हैं, गड्ढे टाइप के। हाँ, मतलब जहां पर ये हम टेस्ट करेंगे डिप्रेशन, तो ये कहाँ होता है? इट इज परफॉर्म ऑन स्पेशल प्लेट कॉल्ड माइक्रो टाइटर। ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार बना के। हो गया। अब जैसे कि हमें पता है हम एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों ही को देख के टेस्ट कर सकते हैं कोई भी चीज को। तो ये प्लेट के ऊपर स्मॉल स्मॉल बहुत सारे वेल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। हर वेल के अंदर
या तो एंटीबॉडी या तो एंटीजन प्रेजेंट रहता है, डिपेंडिंग ऑन हम कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, एंटीबॉडी का टेस्ट कर रहे हैं या एंटीजन का। इनका नाम है, अभी मैं बताऊंगी क्या है। बीइंग परफॉर्म, यहाँ तक समझ में आया। अब किस टाइप का टेस्ट कर रहे हैं ये बेस्ड रहेगा, इनडायरेक्ट या फिर सैंडविच। ये दो टाइप्स है कि हम एंटीजन पता कर रहे हैं कि एंटीबॉडी पता कर रहे हैं। तो चलो लिखो, ये वाला पूरा पॉइंट लिख लीजिए पहले। मल्टीपल वेल्स, ईच वेल हैज फिल्ड विद हो गया। अब ये पूरे को जल्दी से एक बार रीड करो ताकि आगे के जो भी हमारे स्टेप्स हैं आपको क्लियर रहे, सारे नाम आपको याद हो, किस बेसिस पे होता है ये भी आपको याद हो गया सबका। चलो रीड। अब डायग्राम से समझिए क्या हो रहा है। जिस प्लेट पे हो रहा है उसका नाम है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं कुछ, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सबसे पहले पहले हम बात करेंगे इनडायरेक्ट एलिसा के बारे में। हेडिंग डाली इनडायरेक्ट एलिसा, इनडायरेक्ट एलिसा। ओके, अब देखो हमारे यहाँ एंटीजन है, वेल। अब एक वेल की बात कर रही हूँ मैं, एक वेल देख लिया, इसमें प्रेजेंट है ईच वेल इज फिल्ड विद एंटीजन। इनडायरेक्ट में सबसे पहला पॉइंट लिखो, ईच वेल इज फिल्ड विद एंटीजन। एंटीजन मतलब कोई भी चीज जो डिजीज कॉज करे, इससे ये वेल क्या रहेगा, फिल्ड रहेगा। अब क्या होगा, हम बफर डालेंगे, एक सॉल्यूशन होता है जो कि एंटीजन जो अटैच नहीं है उसको वाइप आउट कर देगा। जो अटैच हो गया वो वेल पे ठीक है, जो अटैच नहीं उसको बफर वाइप आउट कर देगा। यूजिंग बफर अनअटैच्ड एंटीजन्स आर वॉश्ड ऑफ। लिखो सेकंड पॉइंट, यूजिंग बफर अनअटैच्ड एंटीजन्स आर वॉश्ड ऑफ। ठीक है ना, देखिए एक वेल में अपन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। अभी तक क्या हुआ, उस वेल में एंटीजन था, हमने बफर डाला और जो स्टिक नहीं हुए थे उनको क्या कर दिया, वो रिमूव होगा। अब डालेंगे हम पेशेंट का सीरम, जिसका हमें टेस्ट करना है वो डालेंगे। पेशेंट सीरम इज नाउ एडेड टू द वेल। अब पेशेंट का सीरम डालो उस वेल में। थर्ड पॉइंट लिखते चलो, ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं क्लियर होगा अगर आप ऐसे लिखोगे नहीं। अभी तक सब क्लियर हो रहा है ना। हमने आप क्या डाला, पेशेंट का
क्या प्रेजेंट है वेल के अंदर, और हमने पेशेंट का सीरम डाला। अगर पेशेंट बीमार है तो उसके पास एंटीबॉडी रहेंगी जो उस एंटीजन से अटैच हो जाएंगी, है ना। तो देखिए, if a person is infected with the disease, he is being tested for it, then the serum would have protein that bind to the antigen. तो short में लिखो, if person is diseased or infected, its serum will have antibody which will attach to the antigen present in well. If person is suffered from disease, his serum will contain protein which will bind to antigen present in well. यहाँ ब्रैकेट में लिख लो एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन डैश एंटीबॉडी। अब सुनिए, ये जो प्रोटीन है जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो पेशेंट की सिरम में है ना, जो अटैच हो रहा है एंटीजन से, इसको हम कहते हैं प्राइमरी एंटीबॉडीज। इसको कहते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी। अगर क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए प्राइमरी एंटीबॉडीज कहाँ होती हैं, पेशेंट के सैंपल में। दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड प्राइमरी एंटीबॉडी। इसी पॉइंट पे लिखो, दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड प्राइमरी एंटीबॉडीज। अब देखिए क्या लिखा है, ऑल दी प्राइमरी एंटीबॉडीज, सारी ही प्राइमरी एंटीबॉडीज जो कि एंटीजन से स्पेसिफिक होंगी, उसके साथ लॉक एंड की का कनेक्शन बनाएंगी, विल बाइंड टू द एंटीजन प्रेजेंट इन द। ये अपन पढ़ लिए, समझ में आया, यहाँ तक एकदम क्लियर है ना। अब देखिए क्या हो रहा है इसके बाद। ये देखो, यहाँ तक आ गए हम लोग। पहले फ्लोटेड था, सीरम डाला तो ये आकर एंटीबॉडी एंटीजन से। ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर याद है, क्या है स्ट्रक्चर, कितनी, क्या कौन सी चेन कितनी रहती है, 5, 2 लाइट चेन 2 हैवी चेन, बताया था। लाइट चेन प्रेजेंट रहती है, हैवी चेन प्रेजेंट रहती है। क्या तुम लोग कुछ पढ़ नहीं रहे लग रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी तुम ही लोग को पढ़ाया मैंने 11th में, 11th का टॉपिक जब था तब। चलो, अनअटैच्ड प्राइमरी एंटीबॉडी। प्राइमरी एंटीबॉडीज मतलब, हाँ, अनअटैच्ड प्राइमरी एंटीबॉडीज आर वॉश यूजिंग बफर। अब जो अटैच हो गई वो ठीक है, मतलब हमको एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं चाहिए। जो अटैच हो गई वो ठीक है, और जो अटैच नहीं उसको हमने बफर से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो लिखिए, अनअटैच्ड एंटीबॉडी रिमूव यूजिंग बफर। अब सिर्फ क्या प्रेजेंट है हमारे पास, एंटीजन एंटीबॉडी जो स्टिक है, बस वो प्रेजेंट है। यहां तक समझ में आया। अब हमने डाला और एंटीबॉडी, जिसको हम कह रहे हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी। ये देखिए आ रही है, देखिए, देन सेट ऑफ एंटीबॉडी कॉल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडीज आर एडेड। अब हम इसमें क्या डालेंगे, वॉश करने के बाद सिर्फ ये बचा है स्टिक वाला। अब लिखिए इसके बाद क्या होगा, सेट ऑफ एंटीबॉडीज कॉल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडीज एडेड। अब ये सेकेंडरी एंटीबॉडीज कैसी होती है, लिखिए, सेकेंडरी एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक टू प्राइमरी एंटीबॉडी, मतलब ये इससे अटैच होंगी, ठीक है। सेकेंडरी एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिक टू प्राइमरी एंटीबॉडी एंड बाइंड टू देम, सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या होती है, वो एंटीबॉडी जो हम ऐड कर रहे हैं आफ्टर प्राइमरी एंटीबॉडी, ये स्पेसिफिक होती है किससे, प्राइमरी एंटीबॉडी की, मतलब उनसे अटैच होंगी। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इन सेकेंडरी एंटीबॉडीज पे एंजाइम होते हैं, लिखिए, दे हैव एंजाइम लिंक टू देम। देखिए, दिख रहा है आपको ये एंजाइम सेकेंडरी एंटीबॉडीज पे, इनके ऊपर एक एंजाइम रहता है जो हम सेकेंडरी एंटीबॉडीज ऐड कर रहे हैं। दे हैव एंजाइम लिंक्ड टू देम। सेकेंडरी एंटीबॉडीज के बारे में तीनों पॉइंट लिख लिए कि दे आर स्पेसिफिक टू, और इनके ऊपर क्या रहता है, एक, और ये हम ऐड कर रहे हैं आफ्टर प्राइमरी एंटीबॉडी। यहां तक हुआ है क्लियर। The unbound secondary antibodies are washed using buffer। अब जो चीजें, जैसे ये सब अटैच हो गई, अब ये दो नहीं अटैच है तो इनको वॉश कर दिया हमने बफर से, समझ में। लिखिए, अनअटैच्ड एंटीबॉडीज, सेकेंडरी एंटीबॉडीज आर वॉश यूजिंग बफर। तो हर स्टेप के बाद हम बफर से क्लीनिंग कर रहे हैं एक्स्ट्रा चीजों की, है ना। अनअटैच्ड एंटीबॉडीज आर रिमूव या वॉश अवे बाय बफर।
अब हमने बताया कि ये सेकेंडरी एंटीबॉडीज के साथ क्या है, एक एंजाइम है। अब हम एक सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, जो सबस्ट्रेट जो है स्पेसिफिक रहेगा टू दिस एंजाइम, मतलब वो आकर किससे अटैच होगा, ये तो लिखिए अब, देन अ सबस्ट्रेट स्पेसिफिक टू एंजाइम आर एडेड एट द वेल, टू द वेल, then a substrate specific to enzymes are added to the well. हो गया, are added to the well. अब जो ये substrate है, these substrates will attach to the enzyme and unattached will be washed by buffer. लिखिए, these substrate will bind to किससे होगा, enzymes. These substrates will bind to enzymes and unattached will be washed using buffer. And unattached will be washed using buffer. And unattached will be washed using buffer. अब जैसे ही ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट से जुड़ता है, कलर बनता है, कलर फॉर्म होता है, ठीक है। As the enzyme interact with the substrate, color product is formed. जैसे एंजाइम एंड सबस्ट्रेट एक दूसरे से मिलेंगे, कलर प्रोड्यूस होगा। तो ये पॉइंट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मैं रिजल्ट दिखाऊंगी आपको। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो क्या होगा, देखिए, मोर द नंबर ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी, देखो जितनी हमारी प्राइमरी एंटीबॉडी रहेंगी उतने ही वो एंटीजन पे जाके अटैच होंगी और उतना ज्यादा कलर अल्टीमेटली प्रोड्यूस होगा। समझ सकते हो आप, सब चेन है, क्योंकि देखिए, मोर द नंबर ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी, more the number of secondary antibody will bind, and more the number of secondary antibody, more will be the number of enzyme, more the number of enzyme, more will be the substrate attached to them, and ultimately more the amount of color product. ठीक है, अगर समझ में आया? Thus the higher color intensity is equal to higher concentration of antibody in the serum. उसकी बॉडी में कितनी एंटीबॉडी है, ये जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा कलर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि उतने अमाउंट में हमारे सबस्ट्रेट और एंजाइम इंटरेक्शन होगा। समझ में आया? इज इक्वल टू हायर द इन्फेक्शन। तो जितना ज्यादा कलर एंटीबॉडी उतनी ज्यादा रहेगी जितना ज्यादा इन्फेक्शन रहेगा। इन्फेक्शन छोटा मोटा तो थोड़ी बहुत एंटीबॉडी बॉडी में बनेगी, ज्यादा इन्फेक्शन है तो ज्यादा, नो कलर इज इक्वल टू नो इन्फेक्शन। समझ में आया? एक बार फिर से मैं आपको एलिसा टेस्ट समझाऊंगी, पर इसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट के बारे में। अभी एक दूसरा डायरेक्ट भी आएगा। इनडायरेक्ट वाले में डिफरेंस क्या है, वेल में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, एंटीजेंस। ठीक है, हम आपको डायग्राम के हेल्प से फिर से समझाएंगे। ये हमारा माइक्रोटाइटर प्लेट है। माइक्रोटाइटर प्लेट के ऊपर हम एलिसा टेस्ट करेंगे। इस माइक्रोटाइटर प्लेट के ऊपर स्मॉल स्मॉल डिप्रेशन है जिनको हमने वेल कहा है, जिनके अंदर ये टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। तो जब हम इनडायरेक्ट एलिसा की बात कर रहे हैं, इस टाइम पे इन वेल्स में प्रेजेंट रहते हैं एंटीजन। ये देखिए, एक वेल को मैं मूव करके दिखा रही हूँ, ये रहा, इसमें प्रेजेंट है एंटीजन। जो एंटीजन है जो अटैच हो गए एंटीजन, जो अटैच नहीं है उसको मैं बफर डाल करके रिमूव करूंगी। तो अब हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट है अटैच एंटीजन। समझ में आया तक? अब जो अटैच एंटीजन है इसके ऊपर हम डाल रहे हैं उस पर्टिकुलर पेशेंट जिसका टेस्ट किया जा रहा है उसका सीरम सॉल्यूशन। अब सीरम सॉल्यूशन डालते ही अगर पर्सन इन्फेक्टेड है तो उसके बॉडी में उस इन्फेक्शन के लिए, उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेंगी। तो अगर वो इन्फेक्टेड है तो जो हमारे वेल में एंटीजन प्रेजेंट है उस पर जाके ये एंटीबॉडीज अटैच हो जाएंगी। इस अटैचमेंट के बाद हम वापस से बफर डालेंगे ताकि जो अटैच्ड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वही रहे और जो अनअटैच्ड है वो सब रिमूव हो जाए। यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद हमने जब ये अटैचमेंट के बाद हम कुछ सेट ऑफ एंटीबॉडीज और डाल रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी। सेकेंडरी एंटीबॉडीज स्पेसिफिक होती है, मतलब किससे जाके अटैच होती है, प्राइमरी एंटीबॉडीज से। ठीक है,
इज अटैच टू प्राइमरी एंटीबॉडी। और इन प्राइमरी सेकेंडरी एंटीबॉडीज के ऊपर एक एंजाइम रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो सेकेंडरी एंटीबॉडीज के बारे में दो चीजें क्लियर हो गई, एक तो ये प्राइमरी एंटीबॉडी स्पेसिफिक रहती है और इनके ऊपर प्रेजेंट रहता है एंजाइम। फिर से हम बफर सॉल्यूशन डालेंगे टू रिमूव एनी एक्स्ट्रा थिंग्स, ठीक है, सिर्फ अटैच चीज बचेंगी, जो अनअटैच है वो सब रिमूव हो जाएंगी। अब इसके बाद एट द एंड हम एक सबस्ट्रेट डाल रहे हैं। सबस्ट्रेट होता है स्पेसिफिक टू द एंजाइम जो कि प्रेजेंट है हमारी सेकेंडरी एंटीबॉडी के ऊपर। तो जब ये इससे जाके अटैच होता है तो कलर प्रोड्यूस होता है। अब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो हम इनडायरेक्ट एलिसा टेस्ट कर रहे हैं, अगर उसके सिरम में एंटीबॉडी ज्यादा प्रेजेंट है तो ये सारे अटैचमेंट ज्यादा होंगे, अटैचमेंट जितने ज्यादा उतना ज्यादा कलर प्रोड्यूस होगा। तो एक तरीके से मोर द कलर मोर द इन्फेक्शन, नो कलर नो इन्फेक्शन। एट द एंड में लिख लो मोर द कलर मोर इन्फेक्शन, नो कलर नो इन्फेक्शन। और अगर लाइटर कलर आया तो लो इन्फेक्शन। ठीक है, समझ में आया पूरा एलिसा का कॉन्सेप्ट। अब अगर आज जाकर आपने ये रिवाइज नहीं किया तो कल ये स्टोरी भूल जाओगे। ठीक है, तो टेस्ट आज ही पूरा रिवाइज करोगे, आज ही कितना इजी लगा है ना। और अगर आप ये खुद से पढ़ते अभी, क्या आप नहीं पढ़ोगे एक हफ्ते इसको और फिर पढ़ोगे तो ये कहोगे क्या है, समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा इनडायरेक्ट एलिसा। अब हम आएंगे सैंडविच एलिसा के ऊपर। दूसरा प्रोसीजर है सैंडविच एलिसा। अब पहले हमारे वेल्स के अंदर थी एंटीजेन। अब सैंडविच एलिसा में प्रेजेंट रहते हैं ईच वेल में engineered antibodies are added. So the basic difference between two are indirect ELISA में एंटीजन प्रेजेंट रहता है इन वेल्स, एंड सैंडविच एलिसा में एंटीबॉडीज इंजीनियर्ड मतलब बनाई हुई एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहती हैं वेल में। हेडिंग डालिए सैंडविच एलिसा। सैंडविच एलिसा लिख दो इसमें ईच वेल इज फिल्ड विथ इंजीनियर्ड एंटीबॉडीज। ईच वेल के अंदर क्या रहती है, इंजीनियर्ड एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। अब इसमें सेम एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज प्राइमरी एंटीबॉडीज को वॉश कर दे रहे हैं बफर से। सेकेंड पॉइंट लिखिए, एक्स्ट्रा प्राइमरी एंटीबॉडीज आर वॉश्ड यूजिंग बफर। हो गया। अब इस वेल में हम डाल रहे हैं पेशेंट सीरम इज एडेड। देखिए पेशेंट सीरम इज एडेड टू वेल जिसमें क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी एंटीबॉडीज। जिसमें क्या प्रेजेंट है, वेल्स में डाला गया जिसमें क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी। पेशेंट सीरम इज एडेड टू द वेल। If the person is infected with disease, if the person is infected with disease, then he would have antigen for that disease in his serum. Then he would have antigen for that disease in his serum. ठीक है, समझ में आया तक? Then he would have antigen for that disease in his serum. आगे चले, थर्ड पॉइंट लिखिए। देखिए यहाँ पर एंटीजन आ गया, अटैच हो गया एंटीबॉडी से। These antigen binds to the primary antibody. अब ये एंटीजन जाकर प्राइमरी एंटीबॉडी से क्या हो जाएंगे। अब अगर आपको दो डायग्राम दे दें और पूछा जाए इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट एलिसा है या फिर इनमें से कौन सा सैंडविच एलिसा है, तो आप देखोगे कि प्राइमरी लेयर में एंटीजन है कि एंटीबॉडी। अगर यहाँ एंटीजन होगी तो इट इज इनडायरेक्ट, और यहाँ एंटीबॉडीज रहेंगी तो इट इज। यहाँ पर पहले ऐसे रेड रेड डॉट नीचे थे ना, तो यहाँ एंटीबॉडीज आ गई। समझ में आया? अब लिखिए, दीज एंटीजन बाइंड टू द प्राइमरी एंटीबॉडी
और फिर अनबाउंडेड वाले को फिर से हम वॉश ऑफ कर दे रहे हैं। तो लिखिए अनबाउंडेड एंटीजन वॉश्ड ऑफ यूजिंग बफर। यहां तक हो गया। अनबाउंडेड एंटीबॉडीज वॉश्ड ऑफ यूजिंग बफर। हो गया। थोड़ी सा बचा बस ये। और अब देखिए सेकेंडरी एंटीबॉडीज स्पेसिफिक टू एंटीजन बीइंग टेस्टेड आर एडेड। आप इसमें क्या ऐड कर रहे हैं लिखिए सेकेंडरी एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू एंटीजन आर एडेड। किसके स्पेसिफिक है अभी? और उस टेस्ट में किसके स्पेसिफिक थी? हाँ देखिए सेकेंडरी एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू एंटीजन आर एडेड। दे बाइंड टू एंटीजन। सेकेंडरी एंटीबॉडी किससे बाइंड हो गई? एंटीजन से। और सेकेंडरी एंटीबॉडी के ऊपर क्या रहता था? एंजाइम। पूरी चीजें सेम रिपीट करिए। सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड्स टू एंटीजन एंड सेकेंडरी एंटीबॉडीज हैव एंजाइम ऑन इट। So लिखो excess secondary antibodies are washed off using buffer। हो गया। हो गया। अब लिखिए substrate molecules are added। Substrate molecule are added and substrate interact with enzyme। Substrate molecules are added and substrate interact with enzyme or excess substrate are removed using buffer। तो हर स्टेप के बाद क्या हो रहा है? बफरिंग। Excess substrate molecules are washed off using। हो गया। Substrate and enzyme interaction produce color। Substrate and enzyme interaction produce color। अब same, higher the number of antigen, higher the infection। ठीक है। No coloration, no infection। जो हमारा आपके से नोट्स तो रहेंगे नहीं, तो ये पर्टिकुलर डिजाइन बना लो आप। इसके नीचे सैंडविच वाले के नीचे एंटीबॉडी एंटीजन और उस पर मार्किंग कर दीजिए। ये बनाओ, एक ही बना लो, बाकी तो समझ जाओगे ना एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पर लिखिए प्राइमरी एंटीबॉडी, दिस इज एंटीजन। सेकेंडरी एंटीबॉडी, this is enzyme and this is substrate। this is substrate। ठीक है। तो आपको पीसीआर, एलिसा एंड ऑटो रेडियोग्राफी समझ में आया तीनों? बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे से क्वेश्चंस आते हैं।
हो गया। सेम डायग्राम इसका भी बना लो, ये है ना, एक इसका भी बना लो। हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इसका पूरा। आप हेडिंग डालिए, एक छोटा सा टॉपिक हमको सपना ट्रांसपोशंस, ये पढ़ाया है ना आपको, TRANS, ट्रांस, POSONS, ट्रांसपोशंस। पर्सनलाइज मेडिसिन हम क्या चीज कह सकते हैं, कोई इंडिविजुअल है, जैसे कोई है जिसको एजिथ्रोमाइसिन खाकर ही सर्दी तुरंत ठीक हो जाती है, और कोई है जिसको 2-3 दिन उसको, मतलब डोजेज पे डिपेंड करता है। तो इन्होंने क्या बताया, पर्टिकुलर हमारे जो डीएनए है, कुछ पर्सन है जिस रिस्क के नॉर्मल डोज पे रिस्पॉन्स करते हैं, जो लोअर डोज पे ही रिस्पॉन्स करते हैं, जिनको हायर डोज चाहिए होता है, और कुछ ऐसे हैं जिनको दूसरी मेडिसिन चाहिए होती है। इसको कहते हैं पर्सनलाइज मेडिसिन। ठीक है, अगर तुम मुझे PYQ दो, हेडिंग डालो ट्रांसपोशंस। Transposons. Transposons are DNA sequence. Transposons are DNA sequence that can change their position. DNA segments that can change their position within the genome. Within a genome. Within a genome. अब अभी तक हमको पता था कि एक डीएनए है, उसमें जो पार्ट जहां है वो वहीं रहता है ना, पर ऐसे कुछ सीक्वेंस होते हैं जो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोशंस। अब लिखिए, इनको और क्या कहते हैं हम, जंपिंग जीन, क्योंकि ये अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं, तो इनको कहते हैं जंपिंग जीन। जंपिंग जीन। अब लिखिए, importance of transposons. Importance of transposons.
इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोसेंस लिखिए फर्स्ट, they can disrupt gene, can cause mutation, contribute in evolution, helps in spreading drug resistance. मैंने आपको जीन साइलेंसिंग पढ़ाई थी, याद है जीन साइलेंसिंग, याद है कि नहीं, बस इतना बताओ क्यों हो रहा था जीन साइलेंसिंग? अभी शायद 2 या 3 क्लास पहले हमने पढ़ा था जीन साइलेंसिंग कैसे हो रही थी ये, याद आ रहा है? पीछे खोल के देखो जल्दी, जीन साइलेंसिंग क्या होती है। जीन साइलेंसिंग को हम क्या कहते हैं आज? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल साइलेंसिंग। अभी मिल गया ना? तो रीड करो क्या था वो, क्यों वो साइलेंट हो रहा था, किस वजह से? आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी में पढ़ा था, अभी याद आ गया ना? तो एक क्वेश्चन भेज रही हूँ, उसको सॉल्व करो। चलो क्वेश्चन लिखो आप लोग। ट्रांसपोसेंस पढ़ा है ना मैंने, क्या करते हैं ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, और पोजीशन चेंज होने की वजह से या तो वो डीएनए डिस्टर्ब हो सकता है, मतलब डैमेज, नॉन फंक्शनल हो सकता है, या तो वो म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, इवोल्यूशन कॉज कर सकते हैं, ड्रग रेजिस्टेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन लिखो, ट्रांसपोसेंस लिखो जल्दी ट्रांसपोसेंस। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, जो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं है किसी टॉपिक का, पर आपको यहाँ दिमाग लगाना है। ट्रांसपोसेंस कैन बी यूज ड्यूरिंग which one of the following? अब ट्रांसपोसेंस क्या होता है भाई, जल्दी बताओ मुझे। ऐसे सीक्वेंस डीएनए पे जो चेंज हो सकते हैं, जो अपनी पोजीशन, इसीलिए हम इनको कह रहे हैं जंपिंग। ठीक है, अब ऑप्शन है, पहला लिखो फर्स्ट पीसीआर, क्लियर। सेकेंड लिखो ऑटो रेडियोग्राफी, जीन सीक्वेंसिंग, थर्ड लिखिए जीन सीक्वेंसिंग, एंड फोर्थ लिखिए जीन साइलेंसिंग। अब शनाया मुझे क्वेश्चन बताओ क्या है। किसके ड्यूरिंग? इन ऑप्शंस में से किस में ट्रांसपोसेंस यूज हो सकता है? अब मुझे खुशबू बताओ पीसीआर क्या होता है? अब मुझे देखो सब हो गया ना। पीसीआर क्या होता है?
polymerase chain reaction which used to amplify the DNA sequence or gene of interest. तो ट्रांसपोसेंस का हम पीसीआर में यूज कर सकते हैं? क्यों? मतलब अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? चेंज ला रहा है पोजीशन, क्योंकि एक ट्रांसपोसेंस चेंज कर देगा पोजीशन, तो चेंज पोजीशन चेंज होने से क्या क्या चीजें हो सकती है? पीसीआर हो सकता है क्या? नहीं, पीसीआर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पीसीआर क्या होता है? पीसीआर में क्या हो रहा है? हमको तो पीसीआर में किसी चीज का नंबर बढ़ाना है, तो ट्रांसपोसेंस तो उसमें कुछ फंक्शन नहीं कर सकता। कर सकता है? नहीं। अब तुम बताओ शिवांश, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा? ऑटो रेडियोग्राफी। क्या अभी अभी हमने पढ़ा, क्या करते हैं इसमें? रेडियो एक्टिव प्रोब के हेल्प से डिटेक्ट करते हैं स्पेसिफिक जीन जो प्रेजेंट है कि नहीं। अब ऑटो रेडियोग्राफी में ट्रांसपोसन यूज हो सकता है क्या? फिर से आपको ट्रांसपोसन का काम क्या है? एप्लीकेशन बताई ना, 4-5 एप्लीकेशन देखो। अर्ली एप्लीकेशन ऑटो रेडियोग्राफी में काम आ सकता है? तो खुद देख के बताओ इन चारों में से किसमें काम आ सकता है। मैंने अभी ये नहीं कहा कि ऑटो रेडियोग्राफी में काम नहीं आ सकता, सिर्फ पीसीआर ही का कहा है। अब 3 ऑप्शंस में से बताओ क्या हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप सोचोगे कि यार ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा ना, पर आपने सब पढ़ा है। अपने ऑप्शंस देखिए, ऐसे ऐसे डायरेक्टली प्लेट में नहीं पर उस पे क्वेश्चन आएंगे ना। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ट्रिकी आएंगे, सुबह ये ट्रिकी नहीं है, अभी ट्रिकी नहीं है, तो आप ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए। जैसे मैंने आपको इसीलिए एक पीसीआर बताया कि आपको सॉल्व कैसे करना है। तो आप सब अब इधर देखो ना, अभी क्या उसमें देखना है। अभी जब एक को बता दिया मैंने कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद भी पन्ने छाप रहे हो। अरे क्यों भाई, कैसे बताया कि पहले ऑप्शन देखो वो क्या करता है, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या करता है, क्या मैचिंग है, तो क्या जरूरत है बुक कुछ भी। आप ऑप्शन ऐसा नहीं था जो नहीं आता। ऑटो रेडियोग्राफी अभी मैंने बताया क्या होता है। ऑटो रेडियोग्राफी में हम डिटेक्ट कर रहे हैं कोई स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस, तो क्या डिटेक्शन में ट्रांसपोसन काम आ सकता है? क्या वो ऐसा कुछ इफेक्ट कॉज कर सकता है? तीसरा है जीन सीक्वेंसिंग।
जीन सीक्वेंसिंग नाम से क्या बता रही है कि हमें जीन डीएनए आरएनए सीक्वेंस क्या है ये पता लगाना है। तो क्या ट्रांसपोर्शन काम कर सकते हैं उसपे। फिर जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग मतलब कि आरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा, आरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा। क्या इसमें ट्रांसपोर्शन काम कर सकते हैं। कैसे ट्रांसपोर्शन इसमें कैसे काम कर सकते हैं। कर सकते हैं। क्या सारे ऑप्शन गलत है। ऐसा भी होता है ना एग्जाम में सारे ऑप्शन गलत रहते हैं। तो बताओ इनमें से कौन सा आपको लगता है काम आ सकता है। जीन सीक्वेंसिंग आप बोल रहे हो और बाकी क्या बोल रहे हो। जीन साइलेंसिंग। ऐसा क्यों। जीन साइलेंसिंग बोल रहे हो तो क्यों। जीन साइलेंसिंग मतलब जो ट्रांसपोजिशन है उसमें भी तो ड्रग और रेजिस्टेंस हो रहा है आगे मतलब। आंसर सही है पर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है तो मैं उसको गलत मानूंगी क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। अभी अभी मैंने बताया ट्रांसपोज क्या करता है एक जगह से अपनी जगह पोजीशन चेंज करता है तो उस वजह से जीन डिस्टर्ब हो सकती है ना, खराब हो सकती है। अगर वो खराब हो जाएगी तो प्रोटीन फॉर्म करेगी। तो यही सेम चीज तो किसमें हो रही है जीन साइलेंसिंग में। अभी समझना जीन साइलेंसिंग आंसर क्यों है क्योंकि ट्रांसपोज के एप्लीकेशन इसलिए लिखा है कि कहीं ना कहीं अगर ये जीन डिस्टर्ब कर सकते हैं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो प्रोटीन फॉर्म नहीं होगा। सेम चीज हो रही है हमारे जीन साइलेंसिंग में। अभी समझ में। अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आप ऐसे क्वेश्चन कब कर पाओगे जब आपका बेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नीट में वो आपका थ्योरी नहीं जानना चाहते, कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं। कोई नहीं बोलेगा पीसीआर के एलिसा में ये स्टेप के बाद ये के इसके बाद ये क्या हो, ये नहीं पूछ रहा कोई आपसे। पर अगर आपको ये स्टेप नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्योंकि क्लिक कैसे होगा कि अच्छा किस वाले पे सैंडविच वाले में पहले एंटीजन था, सॉरी एंटीबॉडी थी, और इंडायरेक्ट वाले में पहले एंटीजन था, फिर हमारा प्राइमरी एंटीबॉडी फिर सेकेंडरी आई, सेकेंडरी वाले के ऊपर एंजाइम प्रेजेंट था, वो एंजाइम सबस्ट्रेट से लिंक हो रहा है, उससे कलर प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा, अगर कोई आ जाए एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है इसमें ये डार्क कलर है लाइटर कलर है नो कलर है तो आप ऑर्डर ऑफ इन्फेक्शन कैसे बताओगे। तभी बता पाओगे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जितनी एंटीबॉडी या जितना एंटीजन अकॉर्डिंग टू कौन सा एलिसा हो रहा है उतना ज्यादा कलर उतना ज्यादा इन्फेक्शन। समझ में आया। तो इसीलिए देखो सारे बच्चे ना, आप तुम अभी भी 12th के हिसाब से पढ़ते हो, लिख लिया अब उसी को रटे जा रहे हो। क्यों रटना है, इसलिए आपका टाइम वेस्ट है। उसको रीड करो, दिमाग में सोचो। अब एलिसा में आपको आज 3 से 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए क्योंकि हम एलिसा आसान से पढ़ चुके हैं। आपके सारे टॉपिक ऐसे क्लियर होने चाहिए। समझ में। अब कुछ टॉपिक में कहीं आप अटक सकते हो कि यार ये क्या था, उसे एक बार चेक कर लो। और बाकी आपको कुछ पेपर वर्क नहीं करना है। आपको सच बता रही हूँ, पेपर वर्क रिटर्न वर्क मैं आपको सब यहाँ कराती हूँ। नहीं कराते लोग कोचिंग में, इतना नहीं लिखवाते हैं, दे देते हैं शीट्स और वो शीट बच्चे पढ़ते भी नहीं है कभी। आपका पूरा रिटर्न वर्क में यहाँ करा रही तो घर पे आपको सिर्फ एमसीक्यू लगाना है। अब वो भी नहीं कर रहे हो। ये आपके पास है शिवांशी, कितनी लगाते हो। पे पेंसिल नहीं खींची है, इस्तेमाल नहीं करते तो चमक कैसे रही है इतनी है। बोलते हो इसको आप, इसको इतने अच्छा है ये। आप लोगों के पास भी शायद ये बुक होगी, इसको लगाओ कम से कम 3-4 बार इसको ही लगा लो। इसके बाद कोचिंग में भी बहुत सारे प्रेजेंट हैंगे ऐसे एमसीक्यू के पेपर्स वगैरह, उसको लगाओ। अब ये चैप्टर हमने कर लिया। अब ये बताइए आज ज्यादा से ज्यादा, मैं नहीं कह रही आपसे मैं कुछ सुपर ह्यूमन वाला वो नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, पर 2 दिन में आप ये चैप्टर का रिवीजन आराम से कर सकते हैं। अभी आजकल आप 5:30-6 बजे यहाँ से फ्री हो जाते हो ना। अरे 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम, उससे ज्यादा रेस्ट नहीं चाहिए, उससे ज्यादा रेस्ट नहीं चाहिए, पर वो 1.5-2 घंटा लो। ठीक है। अब यहाँ से जाने के बाद खाओ पियो इधर उधर टहलो जो करना है करो, फिर उसके बाद 3 घंटे 4 घंटे वापस बैठो क्योंकि यही तो टाइम है यार। ये लेक्चर कितनी बार दें। जब आज मैं कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछती हूँ यार, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर नहीं पता है। कैसे नहीं पता जब हमने जो चीज पढ़ ली है। जो नहीं पढ़ा उसको तो तुम छोड़ो फिलहाल, जो पढ़ लिया वो नहीं पता तो क्या आगे पढ़ाकर क्या ही फर्क पड़ जाएगा। अभी क्या करते हो, अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो घर में, किसका रिवीजन कर रहे हो बताओ। शनाई काय का रिवीजन कर रही हो बायो में भी। प्रिंसिपल्स ऑफ एनाटॉमी, क्योंकि वो एग्जाम में आने वाला इसलिए। ठीक है उसका रिवीजन कर लो। अब इससे दिक्कत क्या हो रही है कि आप उसका रिवीजन कर रहे हो और जो हम आज पढ़ा रहे हैं जो कॉन्सेप्ट आज स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग हो नहीं रहा। और एक
स्मॉल टर्म गोल की वजह से आप एक बहुत बड़ी चीज को अफेक्ट कर रहे हो, आप बिल्कुल उसका रिविजन करो। पर आप चाहकर अभी आधे घंटे, आज की क्लास कितनी बढ़ती है, 15 मिनट में आज की क्लास रिवाइज हो सकती है, 15 मिनट में। उसका रिवीजन किए बिना अगर आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं आने वाले टेस्ट में अगर आप अच्छा भी अचीव कर लेते हो। क्योंकि अगर आपने आज का फ्रेश नहीं रिवाइज किया तो ये आपको परमानेंट आपको हो जाएगा। आप आज जो एलिसा कितना इजी टेस्ट है, पर आप आज भी जाके अच्छे अच्छे स्टूडेंट से पूछो, उनको नहीं समझ में आता क्योंकि उनके स्टेप ही नहीं क्लियर है। तो आपको आज के दिन ये स्टेप्स क्लियर है, आप पढ़ो, अपने फ्रेंड को कॉल करके समझाओ, और होंगे ना नीट के एस्पिरेंट्स आपके दोस्त, उनको कॉल करके पूछो एलिसा आता है, मैं पढ़ाऊं। आप उन्हें 5 मिनट में समझा दो, आप सुपर हीरो भी बन जाओगे। और जब आप किसी को पढ़ा देते हो और नहीं है कोई तो खुद को पढ़ाओ। तो ये काम आपको करना है। ये शॉर्ट टर्म गोल के चक्कर में जो टेस्ट आ रहा है, मैं नहीं कह रही उसमें गलत परफॉर्म करो, गंदा परफॉर्म करो, पर मैं ये एक्सक्यूज नहीं सुन सकती कि आप कह रहे हो कि उस टेस्ट के चक्कर में आप आज का नहीं पढ़ रहे हो। ये बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशन, ये दो ऐसे चैप्टर हैं, अगर इसका रिवीजन नहीं करोगे ये नहीं याद रहेगा। बाकी चैप्टर्स में मैंने ये सब नहीं कहा है, पर ये ऐसे चैप्टर है इसका रिवीजन बहुत जरूरी है। सेम गोज विद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अभी जो टेस्ट है उसके सबने पढ़ाई कर ली है। अभी ये सैटरडे संडे तो कुछ भी नहीं था, पढ़ा होगा ना। बायो का पढ़ लिया पूरा कि अभी बचा कोई चैप्टर? तो इजी सा चैप्टर है, कुछ उसमें टफ नहीं है ज्यादा, है ना। तो रिवीजन करो। 11 तो छूट ही गया होगा, 11 तो बहुत दिन से नहीं पढ़ा होगा किसी ने। एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। तुम तुम सब इस कोचिंग में फ्रेशर हो, तो इसके पहले कोई था, इसके पहले था नहीं? अभी ये जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, केमिस्ट्री का हो गया ना, एक दो ही चैप्टर बचे थे ना, तुम्हें पता है। तो इसके बाद क्या रिवीजन होगा कि आप लोगों को एमसीक्यू करने के लिए कुछ ऐसे सर ने बताया कि खत्म होने का क्या करना है? चलो मैं सर मैं डिस्कस कर लूंगी। तो भाई रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, आप लोग खुद एक दूसरे से बात नहीं करते कि घर जाने के बाद? तो यही रहते हो आसपास में, कोचिंग ही आ जाए करो। मेरी फर्स्ट क्लास रहती है, क्या करते हो सुबह से? फ्री हो जाते हो ना 12-12 बजे, कि काम रहता है सबको, कि आप लोग के पास भी बच्चे बच्चे मेरे तरह देखने के लिए नहीं है ना किसी के पास, तो अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो मैं 10 मिनट लेट आऊँ चलते, पर मुझे नहीं समझ में आप लोग क्यों लेट आते हो? आप लोग आजकल ज्यादातर लोग लेट आ रहे हैं, 10 मिनट 15 मिनट में क्लास रोक के रखी रहती हूँ। देखो किसी भी टीचर को ना ये भाषण बार बार देना अच्छा नहीं लगता, पर जब देखते हैं कि बच्चे अपने गोल से एकदम ही हटे जा रहे हैं तो ये बताना पड़ता है। तो आओ, आधे घंटे 1 घंटे पहले आने में सर ने कुछ कहा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्लासेस खुली रहती है। खुद से इंटेंशनली आओ, बैठ के आप पढ़ो। हो सकता है कि एलिसा का कोई कंसेप्ट तुम्हें क्लियर है, कोई कॉन्सेप्ट उससे क्लियर है, कोई कॉन्सेप्ट इसको क्लियर है। हर टॉपिक में ऐसा होता है। मैं नहीं कह रही हूँ बैठ के हम मसलो, अपना अपना पढ़ो, पर जो डाउट आए एक दूसरे से पूछो, और अल्टीमेटली नहीं क्लियर हो पाए तो फिर मुझसे पूछो। पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ेगी। यहाँ आके एमसीक्यू होगा, घर में नहीं होगा। घर में ना मुझे पता है कि बच्चे इतना, जो अकेले रह रहे हैं शायद उनका फिर भी हो जाए, पर जो फैमिली के साथ रहते हैं उनका कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन रहता है। तो आप ये कम से कम करो कि रात में मैं नहीं कहूंगी कि आप एक्स्ट्रा रुको, पर कोचिंग 1-1.5 घंटे पहले आ जाओ, या बैठ के रिविजन करो। और सबसे अच्छा मैं आपको बताऊंगी रिविजन क्या करा करो, जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा है वो आके पढ़ो। सिर्फ बायो का नहीं कह रही हूँ, लास्ट क्लास में जो आपको सर ने पढ़ाया वो आके पढ़ो। तो जब आप ये करोगे, तो जब मैं पूछती हूँ ना ये क्या है, तो फिर आप गिल्टी नहीं फील करोगे। इसमें ये नहीं हो रहा कि सिर्फ आपको ये हो रहा है कि यार हम बता नहीं पाए। आपको कॉन्फिडेंस भी तो लैक करता है कि यार ये नहीं बता पाए तो बहुत इजी था। बहुत सारी चीजें जिनके आपको वर्ड्स पता है, पर मतलब बताने के बाद भूल जाते हो। वर्ड का कोई कुछ नहीं करेगा। एंटीबॉडी अगर आपको पता है, हाँ सुना है, उसको क्या कर लोगे? एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा ये पढ़ा है कि नहीं, पर वो होता क्या है ये पता होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर घर में ज्यादा काम नहीं हो, टाइम निकाल सको, तो आधे 1-2 घंटे पहले आ जाया करो कोचिंग में। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का जो भी है पहले पढ़ लिया करो, क्योंकि इसके पहले कोई क्लास तो रहती नहीं है। अगर क्लास ऑक्यूपाई होती तो बात दूसरी है। ठीक है, अब इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा? ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, फिर ये यूनिट हो जाएगी। तो इसके बाद जब मैं अभी स्टार्ट करने वाली थी प्लांट रिप्रोडक्शन, पर क्योंकि इस टेस्ट के बाद आपका ये यूनिट आएगी तो ये तीनों कंप्लीटेड रहेगी अब, है ना। तो मैं स्टार्ट करती हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज।
विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मेलाइडोगोइनी इनकॉग्निटा? बिना ऑप्शंस के बताओ। रूट है ना, आंसर क्या है? रू है। मतलब रूट किस मुझे लगा तुम्हें वो तो नहीं याद आ गया, गट, बीटी कॉटन। देखिए आपके 2016 का एक क्वेश्चन है, सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये 3-4 क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्चुअल आएंगे, बाकी ज्यादा, और वो क्वेश्चंस होते हैं जो बताते हैं किसकी फर्स्ट रैंक आएगी, कौन टॉप 100 आएगा। बाकी क्वेश्चन देखो क्या है इसमें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है? कितना इजी, इसमें कुछ था टफ? अब ये आपका गोल्डन राइस का क्वेश्चन इतना आया है, मतलब मैं ऐसे घुमा रही हूँ, 3 से 4 क्वेश्चन मुझे गोल्डन राइस का दिख रहा है कि इसमें क्या कमी थी। विटामिन ए आपको पता है, ये कितने क्वेश्चन आए? गोल्डन राइस लिखा है, गोल्डन राइस इज अ ट्रांसजेनिक क्रॉप ऑफ फ्यूचर विद द फॉलोइंग इंप्रूव्ड ट्रेट ऑफ, क्या इंप्रूवमेंट? हाई विटामिन ए कंटेंट। दूसरा लिखा है golden rice is promising transgenic crop. When raised for cultivation, it will help in herbicide tolerance, pest resistant, producing petrol like fuel from rice, elevation of vitamin A disease. तो देख रहे हो ये क्वेश्चन, फिर इधर एक और है, मतलब इतने सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर आए हैं। Which of the following BT crop is being grown in India by farmers? ब्रिंजल, सोयाबीन, मेज या कॉटन? जबकि सब बीटी क्रॉप है ना, कंफ्यूज करने के लिए आपको बताया। चलो ये बताओ, अब एक कॉन्सेप्चुअल, कुछ कॉन्सेप्चुअल है, अगर आपको थ्योरी याद है तो आपको सब याद होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म वाज यूज्ड बाय इली लिली टू प्रिपेयर, क्या प्रोड्यूस किया था इली लिली ने? इली लिली क्या थी? कंपनी थी ना, क्या प्रोड्यूस किया था इनने? इंसुलिन। क्या प्रोड्यूस किया था? फर्स्ट कॉमर्शियल कंपनी टू प्रोड्यूस। अब इन्होंने पूछा इनने कौन सा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज किया था इंसुलिन बनाने के लिए? हम क्या यूज कर रहे थे? कैसे बनाते इंसुलिन? फ्लो चार्ट बताओ ऐसे ही, कैसे बना रहे थे? कोई भी प्रोडक्ट कैसे बनता है बायोटेक्नोलॉजी में? ये क्या बन गया हमारा? और फिर उसको रिपोर्ट कर रहे थे। अब इंसुलिन याद करो, इंसुलिन बनाने के लिए हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी? जो बनाना है वही रहेगी ना, तो ह्यूमन से क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे? इंसुलिन। और वेक्टर क्या रहेगा? वेक्टर क्या रहेगा? तेज बोलो। प्लाज्मिड। ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तुम इसमें कॉन्फिडेंट नहीं थी, बस तुमने बोल दिया तुक्के में। इसको हम कहाँ पुट कर रहे थे? इनटू होस्ट। होस्ट क्या था? तो ये आंसर क्यों नहीं निकल रहा मुंह से? होस्ट क्या था? अब इसमें ऑप्शन है वायरस, फेजेस, यीस्ट या बैक्टीरिया, तो क्या होगा? इकोलाई क्या होता है? बैक्टीरिया होता है भाई। इकोलाई क्या होता है? तो आंसर क्या रहेगा? अब इतनी कहानी मैं आके सुनाऊंगी एग्जाम में, ये कहानी हमें खुद से अपने दिमाग में बनानी है, ये सॉल्व हमें खुद से करना है। तो ये क्यों नहीं हो रहा? आपको पता है क्यों नहीं हो रहा ये? क्योंकि आप क्वेश्चंस नहीं लगाते हो। बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, आप लोग क्वेश्चन नहीं लगाते हो। 4 क्वेश्चन करके ये नहीं समझो कि आप, मैं कह रही हूँ 50 भी लगा तो कम कर रहे हो। ये क्वेश्चन इसलिए नहीं हो रहे हैं, जब आप क्वेश्चन लगाते हो ना, ठीक है 10 क्वेश्चन ही आएंगे, उसको देखो, आंसर्स है ना इसमें, उसको देखो, उसको पढ़ो, तो समझ में आएगा कि कैसे क्रैक करना है। अब आप कितनी थ्योरी पढ़ लो, आप एमसीक्यू नहीं लगाओगे, आपका नेगेटिव में कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं बनना है आपका।
तो क्यों नहीं लगा रहे हो? मैं आपको इधर इससे बता सकती हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस नहीं लगाते हो, वरना एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वो होता है ना। अभी मैं थ्योरी पे ध्यान दूंगी, आप लोग घर पे क्या करते हो? अब तो मैंने इसीलिए खुद लिखवाना वापस चालू किया, क्योंकि मुझे पता है कोई घर पे नहीं लिख रहा। कितने क्वेश्चन लगाते हो तुम? सच बताओ, लगाते हो कभी कभी? तो नहीं भी लगाते होगे, है ना? और खुशबू, तुम क्वेश्चंस लगाती हो रोज? और आप शनाया? लगाते हैं तो ज़्यादा नहीं लगाते, सिंपल। डेली नहीं लगाते ना? अब बताओ डेली कब लगाओगे? जिस दिन नीट का एग्जाम है उस दिन सुबह 100 क्वेश्चन कर लेना, नीट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तुम लोग एक दिन में 50 क्वेश्चन तो लगाओ, 50 से चालू करो। कितना है इसमें? इतनी अच्छी बुक है, टॉपिक वाइज दिया है। आपने पढ़ा? टेस्ट पढ़ा? आज ये डायग्नोसिस पढ़ा? खोलो वो टॉपिक और उसी के 10 क्वेश्चन लगा दो। इतनी बड़ी चीज है क्या? बात है मेहनत ही नहीं करनी है। आजकल के बच्चों को बिल्कुल ही नहीं मेहनत करनी है। बस ऐसे ही हम भी यही करा दें, हाँ कोचिंग में एमसीक्यू नहीं लगाते, ये भी हम करा दें, चलो एग्जाम भी तुम्हारा हम ही जाते हैं। रीड करो जो भी सामने है, क्वेश्चन लगेगा कोई ऐसा बताने लायक तो बताऊंगी। अब देखो एक क्वेश्चन है, थोड़ा समझना, थोड़ा धीरे धीरे इसके बोल रही हूँ। व्हेन अ जीन टारगेटिंग, समझते हो एक एक वर्ड, जीन टारगेटिंग समझ में? व्हेन अ जीन टारगेटिंग इन्वॉल्व, हम जीन टारगेट जो कर रहे हैं उसमें क्या इन्वॉल्व है सुनिए। इट इन्वॉल्व जीन एम्पलीफिकेशन, जीन को हम एम्पलीफाई कर रहे हैं। इज अटेम्प्टेड टू इन एन इंडिविजुअल टिश्यू टू ट्रीट डिजीज। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं, जीन टारगेटिंग और एम्पलीफिकेशन? ताकि हम कोई बीमारी को उसमें क्या कर सके, ट्रीट कर सके। इट इज नोन एज, अब उसे क्या कहेंगे? ठीक है, हमने क्या किया, जीन टारगेट की, एम्पलीफाई किया और इसको यूज किया जीन को ट्रीट करने में। अब ऑप्शन बताइए क्या हो सकता है? सेफ्टी टेस्टिंग, बायोपायरेसी, जीन थेरेपी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। क्या हो सकता है ऑप्शन? जीन टेस्टिंग इन्वॉल्व्स जीन एम्पलीफिकेशन एंड ट्रीटिंग इट्स डिजीज ट्रीटिंग में। तो ये चारों में से क्या हो सकता है? सेफ्टी टेस्टिंग, बायोपायरेसी, जीन थेरेपी या मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। सेफ्टी टेस्टिंग क्या होता है? कोई जो मेडिसिन बनी उसके टेस्ट करना कि ये, तो क्या इसमें हमारा ट्रीटमेंट होगा सेफ्टी टेस्टिंग में? बायोपेरेसी में, बायोपेरेसी मतलब किसी का रिसोर्स, इसमें होगा डिजीज ट्रीटमेंट। जीन थेरेपी जो है या मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, इन दोनों में से क्या हो सकता है? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्यों नहीं होगा? क्योंकि वर्ड आ गया है ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस पता नहीं करना है, ट्रीट करना है। तो ट्रीटमेंट किस में होता है? जीन थेरेपी में, जिसमें हम अनअफेक्टेड वाले को, अनहेल्दी वाले को हेल्दी से रिप्लेस कर दे रहे थे। यही बताया इन्होंने। तो अभी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए, और ऐसा होगा आपके साथ भी नीट में होगा कि एकदम से आप जब वो क्वेश्चन पढ़ोगे, इवन मैं अपनी बात बता रही हूँ, जब अभी मैंने फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे नहीं समझ में आया, मैंने फिर उसके वर्ड बाय वर्ड उसको रीड किया। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी होगा। जब आप एमसीक्यू लगाओगे तो सिर्फ इतना होगा, और जब एमसीक्यू नहीं लगाओगे तो कहोगे कि आगे चलते हैं ये नहीं समझ में आ रहा, जबकि वो आपको आता था। तो जब क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसको फिर से रीड करो, कम से कम 2 बार रीड करो, और फिर भी नहीं समझ में आया नीट में तो आगे बढ़ जाओ।
बात के लिए छोड़ दूँ। टाइम मैनेजमेंट भी इतना ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको आता था, देखिए ऐसे मिक्सिंग करते हैं, पर आपको इस क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है, देखो सेफ्टी टेस्टिंग तो नहीं हो सकता, बायोवेरेसी भी नहीं हो सकती, तो दो अलग कॉन्सेप्ट है। जो दो चीजें हो सकती हैं उसमें भी हमने देखा मॉलिक्यूलर वाला तो डायग्नोसिस के लिए था, ट्रीटमेंट के लिए होता है जीन। समझ में आया? अच्छा एमसीक्यू लगेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।